राहुल गांधी जी के साथ क्या दिक्कत है? देश उनको नहीं समझ पा रहा है या फिर वो देश को नहीं समझ पा रहा है? वर्तमान स्थिति में तो देश के लोग उनको समझने लग गए हैं। कितना चेंज आपको बीजेपी में दिखता है जो 2014 के पहले थी और अब है? जो एक समय की पॉलिटिक्स थी, लाल कृष्ण आडवाणी और जो सीनियर्स नेता हुआ करते थे, वो आज कहीं नहीं है। जीवन सिंह शेरपुर जो कि करणी सेना के, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर आगामी विधायक हैं। तो ये कांग्रेस को नहीं पता है। ये जीतू पटवारी जी को भी पता है। जितने पीसीसी में बैठे हैं उसका 50% लोग जो माइक पे बोलते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। खासकर उस क्षेत्र में बहुत सारे नए नए बाबा आ रहे हैं। ये कथा सुनाने वाले भी बिजनेस करने लग गए, कथा कराने वाले भी बिजनेस करने लग गए। हो रहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, ये सारे एम्स बंद करो, ये बाबाओं को लाओ। क्या अगर वो कांग्रेस नहीं छोड़ते तो क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था? मुख्यमंत्री बन जाते या आने वाले में तो वही थे ना। बीजेपी को इलेक्शन जीतने की मशीन कहा जाता है, तो ऐसा क्या है बीजेपी के पास कि भाई इतना मुश्किल है उसको हराना? पैसा। मान के चलता हूं कि बीजेपी कमबैक कर लेती है, नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हैं आशीष दुबे जी, जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और राजनीति में अच्छी खासी अपनी समझ और पकड़ रखते हैं। तो राजनीति के बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे राजनीति के बारे में। इनसाइडर्स बहुत सारे राजनीति के जो पॉलिटिक्स के नहीं पता होता है जनरली। तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई आपके इस पॉडकास्ट में। और आई होप बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस आज निकल के आएगी जो कई लोगों के लिए आई ओपनर हो सकती है। सो विद दैट, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी जब 2024 में आई थी तो एक नारा लेके आई थी, सबका साथ सबका विकास। तो क्या आपको लगता है ये एक नारा था या फिर ये धरातल पर भी उतर पाया? देखिए, ये कहना कि जो 2014 का जो नारा था वो नहीं उतरा, तो ये बिल्कुल कहना गलत है। उतरा तभी आज आधे से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, वो चुनाव भी अच्छे से लड़ती हैं और कहीं ना कहीं जितना विकास उनसे हुआ, हर सरकार पूरा विकास कर पाए ये सभी संभव नहीं होता। जो अभी 12-13 सालों में जो किया, विकास किया। और ऐसा नहीं है कि उनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उनने विकास नहीं किया, विकास सभी करते हैं। उन्होंने विकास करा, विकास से ज्यादा उन्होंने खुद का भी विकास करा और चुनाव लड़ने की टेक्निक्स पे ज्यादा विकास करा। देश का विकास तो अलग बात है, चुनाव लड़ने की टेक्निक्स पे ज्यादा विकास करा, जो अभी आपने रिसेंटली पश्चिम बंगाल में देखा होगा। तो मैं यही कहूंगा कि देश के विकास के साथ चुनाव लड़ने की टेक्निक्स पे ज्यादा विकास। एज अ पॉलिटिकल पार्टी कितना चेंज आपको बीजेपी में दिखता है जो 2014 के पहले थी और अब है? पूरी बदल चुकी है। जैसे एग्जांपल्स? जो एक समय की पॉलिटिक्स थी, लाल कृष्ण आडवाणी और जो सीनियर्स नेता हुआ करते थे, वो आज कहीं नहीं है। कहना नहीं चाहिए, जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, आज वो तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। आउट ऑफ कैबिनेट, वो किचन कैबिनेट में बस दिखाने के लिए, पर वो है नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो 14 में जो लेके आए आज वो भी नहीं है। ये देखिए, अभी तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 ही लोग पावर में हैं और वो आपको पता है कौन है। मोदी जी और अमित शाह। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा वहां तीसरे के इंसान का कोई कुछ नहीं है। जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किया। हालांकि हमारा आपका जो थोड़ा सा अलग ओपिनियन है, जो मैंने सबका साथ सबका विकास वाली बात करी, इसमें कांग्रेस कहती है कि बोला कुछ गया था, जुमले थे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वो चीज़ धरातल पे नहीं होती तो जनता वोट क्यों देती उनको? देखिए, जुमले तो थे, 15 लाख रुपए आज तक कहीं आए नहीं। स्विस बैंक का जो काला धन था वो आया नहीं। जो सिलेंडर और जो पेट्रोल डीजल है आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसमें भी एथेनॉल आ गया। आज ब्लैक में 3,000-3,200 का ये सिलेंडर हो गया। कहना चाहिए अगर साफ शब्दों में, तो इन्होंने, बीजेपी ने कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां दिखाई जनता को। कहते हैं ना साइकोलॉजिकल, आप किसी भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाओ तो कहोगे, वो यही कहेगा कि अगर मैं आपको एक फिल्म अगर 5-6 बार दिखाऊं ना तो आपकी मानसिक स्थिति वैसी हो जाती है। तो ये डिस्प्ले था बीजेपी के पास। आज बहुत बड़ा डिस्प्ले है, आज बॉलीवुड उनके पास है। कुछ होता है तो एक पिक्चर रिलीज हो जाती है, पिक्चर रिलीज हो जाती है। कुछ भी मीडिया में जब चलना होता है, जब उनको लगता है कि मीडिया हैंडल नहीं कर पाती है, तो किसी भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को बोल के एक वेब सीरीज या कुछ ना कुछ रिलीज करा देते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि धुरंधर अभी रिसेंटली रिलीज हुई वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, जैसा कांग्रेस कहती है? वो तो बीजेपी की लॉन्चिंग है। ऐसा वो तो उसमें बीजेपी का जो दिखाया गया कि वो ऐसा ऐसा ऐसा, सब मनगढ़ंत कहानी है। खैर, सिनेमा तो सिनेमा होता है, सिनेमा कभी हकीकत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मूवी तो खुद कहती ना कि वो कभी, हाँ, वो तो खुद ही, वो तो जो काल्पनिक है, तो कैसे उसको जोड़ दिया जाए?
तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो उस समय उनकी जो स्टीम फाइल्स और ये सब जो मीडिया कवर नहीं कर पा रही थी, उसको धुरंधर ने कवर करा। जिस तरह से एसआईआर बहुत ऐसा लग रहा था जल्दबाजी में हुआ इलेक्शन के पहले, क्या इसमें ओपिनियन है आपका? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, मैं इसमें गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि एसआईआर होने के बाद जब चुनाव हुए तो वोटिंग परसेंटेज 90% गया, जो आज तक इतिहास में होता नहीं था। तो इट्स अ गुड, अगर किसी असेंबली में 20-25 हजार वोट कटे हैं जो डालते ही नहीं थे, उससे अगर परसेंटेज बढ़ रहा है वो अच्छी बात है। पर ऐसे राज्य जहां आने वाले 2-3 साल में चुनाव थे, वहां पे इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत? जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आसपास जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ तो कोई बांग्लादेश नहीं है, यहाँ कोई पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कोई श्रीलंका नहीं है, क्योंकि वहां से लोग आ जाएंगे। जो प्रक्रिया हुई, इतनी जल्दबाजी में प्रक्रिया हुई, करीब करीब 16 मौतें हुई उसमें कर्मचारी इसकी। ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी को कोई डिसीज था, कुछ था, तो इतना तनाव देने की क्या जरूरत थी? एसआर और भी तो चीजें होती ना, अभी जनगणना होगी, हो जाएगी ना, चुनाव भी हो जाता है ना। क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये बंगाल इलेक्शंस या असम इलेक्शंस के पहले, ये असम और बंगाल इलेक्शंस, और सबसे बड़ी बात बिहार इलेक्शन को कवर करने के लिए, कि बिहार में हमने इसलिए किया था तो इसलिए हम आ गए, उसका एक वो भी एक पिक्चर है कि बिहार को कवर करने के लिए कि हाँ ऐसा हमने पूरे देश में करा तो देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पश्चिम बंगाल और असम का तो जायज था, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए तो पर्याप्त टाइम था। एक और चीज़, अभी हाल ही में एक बयान आया था दामोदर यादव जी का, तो उन्होंने जो विवादित बयान दिया उसको हम विवादित बयान की तरह देखें या फिर ये सामाजिक समीकरण या राजनीतिक पार्टियों के जो समीकरण है वो बदल सकती है? अभिषेक भाई, वैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका मानसिक स्थिति खराब हो उसके विषय में अपन दो बुद्धिजीवी लोग बात नहीं करना चाहिए, पर आपने निकाला है तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दामोदर यादव बीजेपी के निर्मित किए हुए वायरस हैं। बीजेपी क्या करती है, जैसे ही देखती है कि कोई सा दल आगे बढ़ रहा है तो इनको वहां इंजेक्ट कर देती है। 2013 में ये बहुजन संघर्ष दल के साथ थे, फिर ये कांग्रेस में आए, जब इनका कांग्रेस में दाल नहीं करी तो इनने अपना एक डीपीएसएस करके संगठन बनाया, उसमें 2023 में इनने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद ये 2 साल तक उस पार्टी के लिए इनने कुछ नहीं करा, नीला गमछा पहन के डीपीएसएस की राजनीति करी। जब वो राजनीति नहीं चली तो ये आजाद समाज पार्टी के साथ आ गए। आजाद समाज पार्टी को बनाने के लिए सुनील बेरसिया, सुनील अस्ते, विनोद यादव, गोविंद खारीवाल जैसे नेताओं ने अपना जवानी दी, वो भी आज त्रस्ती हैं उनसे। तो ये मैं कहूँ ना तो दामोदर यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, और मैं लिख के दे रहा हूँ, वो आजाद समाज पार्टी का जो 1-8% वोट मिलने वाला था ना मध्य प्रदेश में, वो भी कम हो जाएगा। तो वो इस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और वो चुनाव के पहले कहीं फिर स्विच कर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे कई सारे विधायकों के साथ, तो अभी भी लोगों के मन में ये आता है कि क्या अगर वो कांग्रेस नहीं छोड़ते तो क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था? मुख्यमंत्री बन जाते या आने वाले में तो वही थे ना। अपकमिंग लीडरशिप कौन है? आज भी लीडरशिप का प्रॉब्लम है कांग्रेस में। अगर वो होते तो सीएम होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अगर टिके रहते तो सीएम होते। और मैं जैसा कि पिछले कई पॉडकास्ट में भी बोला कि वो आज नहीं तो कल वापस आएंगे। और ये बात बीजेपी को पता है अभिषेक भाई। केपी यादव को 2 साल तक पावर नहीं रखा, 2 साल बाद अचानक उनको निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। बीजेपी भी वहां लीडरशिप डेवलप कर रही है कि जिस दिन स्विचिंग हो तो हमारे पास हमारा एक नेता रहे, है ना। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब तो सिंधिया जी के उसूलों पे आंच आई होगी, तो जब आंच आई तो उन्होंने प्याज को आगे कर दिया। अभी जो प्याज वाला जो तो वो उसूलों पे जो आंच आई ना उसमें प्याज आ गए वो। लेकिन सिंधिया जी को यहाँ तो पावर में है। सिंधिया जी कितनी पावर है? सिर्फ पावर ये है कि आप गुना, अशोकनगर, सिपरी अपना संसदीय क्षेत्र घूम सकते हैं। आपने कभी देखा श्रीमंत को कि कहीं इधर उधर कहीं जाते हैं? कांग्रेस में श्रीमंत क्या था? श्रीमंत कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा छोड़ के पूरा प्रदेश नापते थे। रावगढ़ और छिंदवाड़ा छोड़ के पूरा प्रदेश नापते थे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उनके बीजेपी में आने के बाद उनकी पावर कम हो गई? बीजेपी में आने के बाद उनकी पावर बहुत कम हो गई है। वो एक दिखा रहे हैं कि हाँ मैं पावर में हूँ। अगर वो जो कलेक्टरों को हड़काना, लोगों का जन सुनवाई में कलेक्टर को बोलना कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ आप करो, ये सिर्फ एक दिखावा है कि मैं पावर में हूँ और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बीजेपी में सिर्फ 2 लोग पावर में,
इसके अलावा कोई पावर में नहीं है। जिस तरह से अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं तो क्रॉस वोटिंग का डर है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस को ऐसा कौन सा कैंडिडेट राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करना चाहिए जिसे क्रॉस वोटिंग से बचाया जा सके, या जो विधायकों की जो इधर उधर आना जाना होता है ये बच सके? अभिषेक भाई, मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूं कि कांग्रेस के 8 एमएलए क्रॉस वोट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी ही हैं जो सीट सिक्योर कर पाएंगे, और वो भी लड़ेंगे तो भी 2 एमएलए तो फिर भी क्रॉस वोट करेंगे। मैं एमएलए का नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं कि उनकी डील हो गई होगी, किसी के पैसे ऐसे ले लिए होंगे, तो अपन नहीं चाहते कि उसी को रिटर्न करना पड़े। फिर भी 2 एमएलए क्रॉस वोट करेंगे, वो भी एक धार से और एक चंबल से। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये। आप देखना ना, जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं बैठ के 5 क्रॉस वोट नहीं रोक पाए, तो आप क्या बात कर रहे हो कि जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी और हरीश चौधरी जी मिलके ये 62 विधायक बचा ले जाएंगे? कमलनाथ जी के अलावा या कोई ये मीनाक्षी नटराजन या कोई भी आएगा, बहुत बुरा ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, सेंट्रल इंडिया की मोस्ट पॉपुलर ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। देखो, विधायकों को विधायकी खोने का डर नहीं है, ये बात आप जानते हैं, बात खत्म। अभी जैसे निर्मला सप्रे वाला जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब उन्होंने बीजेपी के मंच पे गई वो, फिर उसके बाद कह रही कि मैं कांग्रेस की भी सदस्य हूँ, तो चीज़ें तो दिख रही है, मानो या मत मानो। हाँ, तो चीजें तो दिख रही ना। अब उनको पता है ना कि ना मैं इधर की रही ना उधर की रही, एक बार की एमएलए बन के रह गई। इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर था, बीना जैसी डेड सीट थी, आप जीत के आए, आप टिको। एक्चुअली में आजकल के नेताओं का प्रॉब्लम है, संघर्ष नहीं करना। एक बार एमएलए बन गए, बोले अपना कमाओ खाओ, ये सेल्फ पे चले जाते हैं, ये गलत बात है यार। आप जनता के लिए कुछ तो करो। देखिए, जनता किसी भी विधायक या सांसद से आटा दाल मांगने नहीं आती। आज की जनता खुद इतनी सक्षम है कि आधे नहीं 70% 80% शासकीय काम वो खुद निपटा लेती है। जो उनके क्षमता से बाहर होता है उसके लिए वो विधायक और सांसद के पास जाते हैं, उसमें आप बीजेपी का चोला लेके वो बैठ जाते हो। विधायकों को मैं कह रहा हूं, विधायकों को कोई डर नहीं है, वो उनको क्या है, उनका कार्यकाल निकल जाएगा, तो वो तो करेंगे क्रॉस वोटिंग। युवा कांग्रेस और भाजपा युवा मोर्चा दोनों में से किसकी कार्य प्रणाली ज़्यादा प्रभावित है, जिससे फ्यूचर में हमको लीडर्स देखने को मिले या कुछ इम्पैक्ट मिले राजनीति में? देखिए, युवा कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड है, यू हैव मनी तो आ जाओ, अभी आप बात करो। लेकिन वो तो इलेक्शन करवाते हैं। मैं तो इलेक्शन तो पैसे का इलेक्शन होता है। आप प्रतिभा की बात करोगे तो अभिषेक परमार यश गंगोरिया से ज्यादा प्रतिभावान है, पर वो प्रदेश उपाध्यक्ष है क्योंकि उनका पैसा कम लगा। तो आप, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, राजस्थान में युवा कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, आप लिंक्डइन खोल के देखो तो वहां हायरिंग हो रही है प्राइवेट कंपनीज की मेंबरशिप कराने के लिए। मतलब आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, ये मेंबरशिप यूथ कांग्रेस इसको चुनाव इसलिए कराती ना कि आपके कार्यकर्ता जाएं, लोगों को जोड़ें और वो नए कार्यकर्ता बनाएं, संगठन मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, इसलिए इलेक्शन होता है। नोट इलेक्शन की आपने एक हायर करा और ये फर्जी वोटिंग्स होती हैं इसमें। दिल्ली बॉम्बे की एजेंसीज आती हैं, 125 जो उनका रेट है उस पर वो कराती हैं। वो तो हमारे युवा मोर्चा वाले लोग क्या है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं करते। नहीं तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, कार्यकर्ता बनाने को तो क्या चुनाव करा रहे हो आप। लेकिन फिर ये भी तो बोलेंगे कांग्रेस की, भाई हमारे तो चलो इलेक्शन भी होता है, भाजपा में तो इलेक्शन भी नहीं है। देखो, भाजपा का मैं आपको बताऊं, भाजपा जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है ना, उसका आधा कार्यकाल तो स्वागत कराने में चला जाता है, अभी चल रहा है। आधा कार्यकाल उसका कार्यकारिणी विवाद में चला जाता है, खत्म। एक दो साल बाद लेटर आएगा कि टेलर साहब बोले प्रदेश कार्य समिति के हो गए। इनको तो एमएलए का टिकट भी नहीं मिलता। नहीं, लेकिन पूर्व में तो हमने देखा कई सारे अभिलाष और ये सबको मिला, पर अभी रिसेंटली बेभव को मिला क्या? बेभव भी तो वो तो अभी रिसेंट के हैं, लेकिन जैसे हम पुरानी बीजेपी और अभी की बीजेपी में बहुत डिफरेंस है। वही अभी मैंने आपको बोला ना, 14 के पहले और अभी में डिफरेंस है। आप अभी की बात मत करो, है ना। अपने यहाँ मतलब ये कहना चाहिए कि जैसे जो बीजेपी में यही प्रॉब्लम है, लीडरशिप को ये लाए। अब आपको प्रदेश में, आप युवा मोर्चा के हो तो आपकी सत्ताधारी दल है, आपको युवाओं को कनेक्ट करना है कि हम लोग आगे आपके लिए और बेहतर करेंगे, ना कि क्रेन से इतनी बड़ी बड़ी माला लेके आप स्वागत कराओ। ये कोई सेंस है? ये तो पैसा का फेंक रहे हैं। अच्छा, वो भी लोग इसलिए फेंक रहे हैं कि उनको कार्यकारिणी में जगह चाहिए।
कांग्रेस के तो इससे पहले जो यश के पहले मितेंद्र ही बाकी है जो विधायक नहीं बना, वो भी अगली बार ग्वालियर पूर्व से एमएलए बन जाएगा। उसके पहले विक्रांत भूरिया एमएलए, कुणाल चौधरी, प्रियव्रत सिंह, जीतू पटवारी, सारे एमएलए बनते हैं। तो कम से कम वो जो उनका एक जो उनका आइडियोलॉजी है यूथ कांग्रेस की, जो मतलब हम बनाएंगे एमएलए, वो युवा मोर्चा में नहीं है। लेकिन फिर इससे एक साइकोलॉजी भी तो सेट हो गई ना कि यार एक बार प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, उसके बाद तो एमएलए बनना ही है। तो उसीलिए तो पैसा लगाते हैं लोग, आदमी कुछ भी उसीलिए तो पैसा लगाते हैं लोग। पर ये गलत है। प्रतिभावान, आज आपको मैं बता दूं अभिषेक भाई, ये युवा कांग्रेस में 50% लोग तो ऐसे ही हैं। जो अच्छे लोग हैं ना, वो बेचारे प्रदेश सचिव वगैरह जो कम पैसे वाले हैं उतने बन के बैठे हैं। जिसको जिलाध्यक्ष बनना चाहिए वो नहीं बन पाया, जिसको सही में कुछ करना था वो कुछ नहीं कर पाया। मैंने क्या कहा, अभिषेक में ज्यादा प्रतिभा है पर वो उपाध्यक्ष है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप किसी भी नेता, मैं दोनों को नहीं जानता, मैं दोनों से आज तक नहीं मिला, पर मैंने जो देखा, जो मेरा आकलन है वो यही है। बीजेपी को इलेक्शन जीतने की मशीन कहा जाता है, तो ऐसा क्या है बीजेपी के पास कि भाई इतना मुश्किल है उसको हराना? पैसा। पैसा तो बाकी संगठन के पास भी होगा। नहीं, इनके पास बहुत है, इनके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर और सबसे बड़ी बात, इनके पास पैसा होने के साथ साथ पैसा खर्च करने का जिगरा भी है। चलो, सबसे बड़ी बात तो इनके पास पैसा है। दूसरे, इनके पास एक मजबूत संगठन है। देखो, पैसा होता है तो लोग जुड़े रहते हैं। इनका पैसा है, और इनका पैसा जब ये एक्चुअली में चुनाव में, अभिषेक जी मैं बोलना चाहूंगा कि 100 रुपए आप डालते हो ना, तो 100 का 80 या 70 रुपए यूटिलाइज होता है, 20-30 रुपए सब खप जाता है। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी के 100 में से 90% यूटिलाइज होता है। इतना सर्विलेंस है उनके यहाँ पैसे बांटने में भी। तो एक पैसा, दूसरा उनका संगठन, और तीसरा उनको एक एक वोटर पे उनकी पकड़ है, जो कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि अभी 5-10 साल और कर पाएगी। तो ये है, वो कुछ नहीं है। ये लोग बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो एक्चुअल में 365 दिन चुनाव लड़ते हैं साल के। अपने यहाँ जैसा नहीं है कि सिर्फ स्वागत करा के और सोशल मीडिया। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा किसी ने, किसी राजनीतिक कवि या राजनीतिक राइटर ने ऐसा लिखा था कि कांग्रेस उस संगठन की तरह है, उस छात्र की तरह है जो एक रात पढ़ के एग्जाम निकालना चाहती है, और बीजेपी उस छात्र की तरह है जो पूरे साल भर मेहनत करके एग्जाम देने जाती है। तो इसलिए वो टॉप कर जाता है। मतलब ऐसा सुना है। ये पास हो जाते हैं, इनके कुछ तो जैसा भी जो भी मतलब आ जाते हैं एमएलए एमपी, बस इसलिए फिर बाद में कहते हैं कि वोट चोरी है। कुछ नहीं होता वोट चोरी, मेहनत करनी पड़ती है। आप प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बनाओ। अब ये कहना नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 50% पदाधिकारी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज हैं। तो ये कांग्रेस को नहीं पता है, ये जीतू पटवारी जी को भी पता है। जितने पीसीसी में बैठे हैं उसके 50% लोग जो माइक पे बोलते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आधी पीसीसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फिर इस पे तो कोई एक्शन होना चाहिए ना। क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? नए लोग जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर ये चीज़ भी तो है, फिर अपने जीतू पटवारी जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सॉरी बीजेपी में से बहुत सारे लोग जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। 200-250 लोग गिनाते हैं वो तो गिनाए तो ज्वाइन कराओ ना। अरे कोई आता तो ज्वाइन आप कराओ, तो कहाँ हो रही ज्वाइनिंग? उनका ये कहना है कि अभी हम ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, जब सही समय आएगा तब हम देखेंगे, सोचेंगे। कोई नहीं सोचना है। जिसको करानी होती है वो, जिसको आना होता है वो आ जाता है, और जिसको होनी होती है हो जाएगी। कोई अभी कोई नहीं आएगा, सब कहने की बात है। बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में तमाम बड़े नेता थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, प्रहलाद पटेल हो, उसके बाद अभी तो सिंधिया जी भी हैं, है ना, काफी सारे बड़े नेता। शिवराज सिंह चौहान खुद नहीं, ये तो उस समय चुनाव के समय तो फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये सीनियर लीडरशिप्स को तो लाया ही गया था, इसीलिए कि मोमेंटम बने हर रीजन में कि हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम बनेगा। इलेक्शन की एक स्ट्रैटेजी थी। बट मेरा सवाल ये है कि इतने सारे बड़े नेता होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी को सीएम कैसे बना दिया? कंट्रोल। ये कंट्रोल में नहीं रहते ना बाकी के। हाई कमान को कंट्रोल चाहिए था, कंट्रोल के लिए बनाया गया। अभी जितने भी पर्ची वाले सीएम हैं सब कंट्रोल वाले हैं, है ना। इनको तो आधी रात में, अभी आप मैं आपको बात बताता हूँ। जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, वो 15-20 दिन में एक आध बार दिल्ली जाते थे, कोई कार्यक्रम हुआ या कुछ फंक्शंस हुआ। अभी वाले सीएम साहब हफ्ते में 3 दिन जाते हैं। आप समझ जाओ कौन सी रिपोर्टिंग हो रही है दिल्ली में। तो एक चीज़ मेरे को जाननी है, जैसे राजस्थान में भी आरोप लगते हैं कि भाई भजन लाल शर्मा जी पहली बार ही विधायक बने और उसके बाद उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। आपके यहाँ मैं ये बात बोल के जा रहा हूँ, एक बार और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बिहार मध्य प्रदेश से आगे निकलेगा, और अगली बार तो अंतिम पंक्ति में से कोई सीएम बनेगा। ऐसा
लेकिन मध्य प्रदेश में क्या प्रेडिक्शन है? मध्य प्रदेश में जो 28 में इलेक्शन होगा, क्या मोहन यादव जी रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई नया चेहरा, पुराना अनुभव, मतलब कुछ तो आपका एक्सपीरियंस? बीजेपी तो बोल देगी ना हम तो बिना फेस के लड़ते हैं, हम बाद में देखेंगे। फिर वो करेगी कुछ ना कुछ, फिर वो 5-7 जो बड़े नेता हैं इनको आगे करेगी। वो उनका मुकाबला कांग्रेस कभी सीधे सीधे लड़ ही नहीं सकती है। लेकिन ये चीज़ अगर आप और मैं समझ सकते हैं कि भाई ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी पिछले चुनाव में और अगले में भी हो सकती है, होगी, तो वो सारे जो नेता हैं उनके अंदर भी तो ये चीज़ होगी ना, तो वो भी तो खेल कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ। देखिए अब तो लगभग वो सारे नेता अपनी ढलान पे हैं। अब पीक में अब यही प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, यही प्रॉब्लम आएगा कि अब वो सारे नेता ना एक उम्र का भी ढलान होता है अभिषेक भाई, और एक राजनीति का भी ढलान होता है। ये सब अब ढलान में, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और बीजेपी किसी को कहाँ बैठा के कहाँ पर काटती है ना, ये किसी को नहीं पता। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता या जिनसे मैं मिलता हूँ वो ये कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें आप ऊपर का जो मैनेजमेंट है, जो अपर मैनेजमेंट है, जिसको हाई कमान या कुछ भी कहते हैं, बोले उसकी नज़र हर एक कार्यकर्ता पे रहती है और उसको सही समय आने पे सही चीज़ दी जाती है। तो फिर ये लाइन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मोहन यादव जी पे ऊपर से लोगों की नज़र थी और फिर सही समय आने पर उनको सीएम बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं है ना, नज़र तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सीएम बनने के अनाउंस होने के पहले ही इनको दिल्ली बुला के बता दिया गया था कि नाउ यू आर सीएम। अच्छा, इनने हाइड कर रखा था, इनने मजे भी लिए इनके साथ वालों से कि भाई आप मंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे, इनको पहले से पता था, इनको 2 दिन पहले ही पता चल गया था। तो नज़र थी क्योंकि उनको मालूम था ना कि हम जीत रहे हैं, इसलिए। और उनको मालूम था कि हम तीनों स्टेट जीत रहे हैं और तीनों स्टेट में हम पर्ची वाले ही बिठाएंगे। पर उनको अगर मालूम था तो फिर ये जितने बड़े तमाम नेता थे, जिन नेताओं ने शायद नहीं, इनके यहाँ तो मिठाइयाँ बन गई थी ना। अच्छा, कई लोग तो कुर्ते सिल गए थे, मैंने सुना। नहीं, गाड़ियाँ का सिस्टम सेट होने लग गया था कि साहब कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। और स्टेट गैराज होता है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, हर 5 साल में चेंज होता है। तो वहाँ से था कि नहीं साहब के लिए वो लैंड क्रूजर आएगा, ये आएगा, होगा, इस तरीके के सपने देखने लग गए। एक्चुअली में इतना बड़ा बहुमत मिला था तो खुश होना तो जायज बात है। वो भी ऐसे इलेक्शन में जब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी और उसमें वो 150 क्रॉस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खुश तो वाजिब है उनका। अभी राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है इसमें। एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के जो पहले मिनिस्टर भी रहे, एमएलए रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये कहा कि अगर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी राज्यसभा नहीं भेजती तो परिणीति चोपड़ा उनसे शादी भी नहीं करती। अभिषेक जी, ये जीवन में एक थोड़ा सा अपन नॉन पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। एमपी एमएलए बनना और शादी होना ये सब नसीब का खेल है। मैं ऐसे नेताओं का भी जानता हूँ जो 8-8 बार टिकट लाए, हार गए, और मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूँ जो 1 बार टिकट लाए और किसी बड़े नेता के सामने जीत गए। तो वो एक्चुअली में शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके हिसाब से शादी में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है सबकी। नहीं, आप तो मेरे को 2 चीज़ बताओ। योग्य होना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब अब योग्य तो ऐसा कोई नहीं होता, आप में भी कुछ कमी होगी, मेरे में भी कुछ कमी होगी, तो सब में होती है। फिर वो तो अच्छा, वो तो आदमी अकेला तो आता नहीं है, वो तो पैकेज के साथ आता है। तो ये तो कहना नहीं चाहिए। आप बताओ ना, आप भी तो आप करोगे ना इन जनरल। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बात करूँ, मैं पॉलिटिशियन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, तो वही कि कुछ ना कुछ स्किल हो और ठीक ठाक पैसा कमाता हो और बस शादी कर लो। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे जरूरी चीज, लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट होना चाहिए, लोग बोलते हैं प्यार होना चाहिए, लोग बोलते हैं पैसा होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज होना चाहिए आप दोनों का बौद्धिक स्तर मैच करना चाहिए। आप बोलो मैं चांद पे जा रहा हूँ, सामने वाला बोले यार वो लाइट के खंभे के ऊपर जाते कैसे, जबकि चांद में जाने का प्रोसेस दूसरा है, तो वो उतने लेवल का सोच सकता है। और आप ऐसे से शादी कर लो कि वो तो ये बोले खंभे के ऊपर कैसे जाओगे। सही बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आज सारे आशिक खुश हो जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बौद्धिक स्तर मैच हो आप तब शादी करो। और कोई आपको छोड़ के गया या जो भी करके गया तो वो इसलिए गया क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर नहीं था, इसलिए वो आपको छोड़ के गया, ना कि ये कि वो आप कमाते कम हो, कि आप उसके लायक नहीं हो, ना ये हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बौद्धिक स्तर जरूरी है। तो इसलिए राघव चड्ढा को कहीं ना कहीं लगा होगा कि परिणीति में मेरा जो है वो मैच कर रहा है, परिणीति को लगा होगा। दोनों के पास कमी नहीं थी, वो भी यंग स्मार्ट एमपी है,
वो भी अपना, वो तो बॉलीवुड जगत है, वहां तो वो है, उसका तो जीजा भी फेमस है, सब कुछ है भाई, उनके तो सब होता है। पर दोनों को कहीं लगा होगा ना, कोई MP MA, देखो उसको भी पता होगा ना परिणीति को कि 6 साल बाद तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इट्स अ सेकेंड पॉइंट। ये तो है नहीं कि वो हमेशा अभिनेत्री रहेगी, बुढ़ापे तक मरेगी तो भी अभिनेत्री कहलाएगी। राघव चड्ढा का कुछ नहीं है कि नेता का जरूरी थोड़ी होता कि अगली बार विधायक बने नहीं बने, सत्ता में रहे न रहे। तो ये तो पहली बात तो राजनीति में इतने पर्सनल लाइफ में किसी को कुछ जाना नहीं चाहिए, ये तो भारद्वाज जी की गलती है इसमें। नेता पुत्रों की राजनीति खतरे में लग रही है क्या आपको, क्योंकि जीतू पटवारी जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि नेता पुत्रों की राजनीति थोड़ी सी, आपको ऐसा लग रहा है कि नेता पुत्रों की राजनीति खत्म करने के लिए, मतलब खत्म हो जाएगी? वो नेता पुत्रों ने अपनी राजनीति बचाने के लिए उसको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया है, ऐसा, ताकि वो उनके टायर नहीं घिसे। टायर 2 टायर होते हैं ना, एक आपके जूते को भी टायर ही मानने होंगे ना, एक ये टायर नहीं घिसे, दूसरा गाड़ी का टायर नहीं घिसे, हमारे टायर बच जाए फिर हम देखेंगे। ये वो कांग्रेस की वो पॉलिसी तो नहीं है, शादी वाला घोड़ा और वो कौन कौन सा घोड़ा होता है? हाँ, वो रेस वाला और शादी वाला, बस वो है, बाकी कुछ नहीं। नेता पुत्र, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता पुत्रों का भविष्य अभी भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। आने वाले चुनाव में आप और मैं यही इसी बात पे डिस्कस भी करेंगे। बीजेपी में भी सेम चीज़ हुई। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने युवा संसद जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहा कि राजनीति में ज़बरदस्ती नेता के जो मतलब बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती राजनीति में नहीं लाना चाहिए, कहीं ना कहीं परिवारवाद पे इस तरह से बोला। तो उनकी बात से क्या समझा जाए, क्या बीजेपी में भी नेता पुत्रों की राजनीति पे कहीं ना कहीं आँच है? उनके बेटे भी तो राजनीति करते हैं इनडायरेक्टली। हाँ, लेकिन किसी पद पे नहीं है तो पद में क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सब कुछ हो जाता है भाई। डायरेक्ट राजनीति की जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट भी बहुत हो जाता है। और आने वाले समय में आएंगे, अभी ये जो जिनके ढलान हुए उनके तो परिवार से ही लोग आएंगे। आने वाले समय में क्या लगता है, गोपाल भार्गव जी के जो लड़के हैं सुपुत्र अभिषेक, वो क्या राजनीति नहीं करेंगे? आएंगे, वो भी आएंगे। भूपेंद्र सिंह के लड़के भी आएंगे, शिवराज सिंह जी के भी लड़के आएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आज से 10 साल बाद आप मोहन यादव जी के बेटे को चुनाव लड़ता देख लो, फिर आप क्वेश्चन करना ही। राघव चड्ढा पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। एक जैसे राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की तो उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हुई, शायद किसी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है। तो फिर सवाल ये आता है कि एकदम से ये पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ कैसे, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से एकदम से उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? ये एकदम का नहीं है, ये तो 3.5 साल पुरानी सिस्टम था। एक्चुअली में ही विभीषण, उसको अच्छा। रखा गया। ये दूसरा वाला विभीषण है। एक विभीषण तो खुलेआम आ जाता है जो राम जी के टाइम में आ गया था। आजकल क्या विभीषण को लिया नहीं जाता है, उसको वहीं रखा जाता है कि उनको सब निपटा नुपटू के फिर आ जाना। तो ये वहीं थे। ये तो क्या एक समय, आपको पता है पंजाब की गवर्नमेंट राघव चड्ढा चलाते थे, सुपर CM नाम था इनका। ऐसा? पंजाब भवन बैठते थे ये फुल टाइम दिल्ली के, ये तो सुपर CM हुआ करते हैं। CM तो भगवंत माने तो फिर वो उनकी सब, चलती वो है। मतलब सब कहने की बातें हैं। बिहाइंड द जो कर्टन्स है ना, वो सुपर CM राघव चड्ढा थे और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो वो पैसे का मैनेजमेंट सब कुछ देखते थे। वो क्यों नहीं लिकर पॉलिसीज में, उनका क्यों नहीं चार्जशीट में आज तक नाम आया? अच्छा एक बात बताओ, लिकर पॉलिसीज में कौन से होटल में क्या डील हुई, क्या हुआ, किसने लीक करा होगा? किसी अपने ने नहीं लीक करा होगा ना। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ये सब में नहीं, तो ये जो 7-8 थे, अभी इन्हीं में से कोई ना, 7 लोग थे, इन्हीं में से कोई होगा ना। ये तो सब प्री प्लान्ड है। ये राजनीति में जो होता है ये पहले से डिसाइडेड होता है। किसी राज्यपाल ने कहा था मध्य प्रदेश के, शायद। नहीं, अब वो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ मैं तो यही बोलूंगा ये सब डिसाइडेड होता है। ये सब राजनीति ऐसा नहीं होता घर के लोग। नहीं, इस चीज से तो मैं भी कन्विंस्ड हूँ। हाँ, ये सब 3.5 साल पुरानी घटनाक्रम है और वो इसमें कोई नहीं है। ये आंखों का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, आपका पार्टी सुप्रीमो जेल गया हुआ है, आंख का ऑपरेशन बाद में भी हो सकता था। पर आपने जो बोला कि वो सुपर CM थे, तो अगर उनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर नहीं, एक्चुअली में केजरीवाल जब हारे तो वो उनका फिर मोह जो है ना, वो दिल्ली से उठ के पंजाब चला गया। अच्छा। अभी राइट नाउ वो सुपर CM है। तो कहना तो यही चाहिए कि आपने अपनी महत्वाकांक्षाएं, एक्चुअली में महत्वाकांक्षाओं के कारण नेता अपना पाला बदलते हैं, और फिर जो आज की पॉलिटिक्स में ED CBI होता है वो तो अलग ही बात है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी में फिट होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक समय वो
जो भी बीजेपी के मुद्दे हैं, चाहे वो धन परिवर्तन वाले मुद्दे हो या फिर हिंदू खतरे में हो, ये सब चीज़ों को प्रोपेगेंडा बताते थे और अब आज उन्हीं को वही बातें करनी पड़ेगी फिर। अगर वो ओरिजिनल नेता होंगे तो कहीं भी शिफ्ट हो जाएगा, नेता आदमी कहीं भी शिफ्ट हो जाता है। हाँ। वैसे भी उनकी जो इमेज थी, जो जनता के मुद्दे उठाने वाली, वो भी प्री प्लान था। अच्छा, वो भी एक उनने इमेज अपनी हाइक करी और उनको लगा कि इस इमेज का मुझे फायदा मिलेगा कि मैं कहूंगा कि यार देखो मैं उठा रहा था डेट्स बाय, मैं आपके लिए और कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं बीजेपी में आ गया, अब आप देख लो फॉलोवर्स भी कम हो गए, क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया में आप ज़्यादा जानते हो। तो वो सब प्री प्लान था, 3.5 साल से ज़्यादा की प्लानिंग थी वो। पर सोशल मीडिया वाला पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था पिछले चुनाव में, एजाज खान का जो इतने फॉलोवर बेस होने के बाद 140 वोट मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोवर्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आप इलेक्शन जीतोगे या नहीं, वो टेम्परेरी है। फेसबुक में 1 मिलियन होना और विधानसभा में 10,000 वोट लाना बहुत अंतर है। और ये लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है हम नेता बन गए, हम चुनाव जीत जाएंगे। पूरी नेतागिरी आजकल देखने को यही मिल रही है कि भाई सोशल मीडिया पे ज्यादा नेता है। देखो मैंने आपको, अपन जब बात कर रहे थे, जब ये कैमरा ऑन नहीं था, तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कमर में स्प्रिंग, कि आप कितना झुक सकते हो, मुंह में गुड़ और दिमाग में बर्फ। ये जब तक नहीं होगा, ये फर्स्ट लेसन है आपका नेता करने का। ये सब नहीं होगा तो फिर आपको नहीं हो। और अब सोशल मीडिया में तो यार इतने सारे आजकल सभी तो फ्री हैं, तो सबके में लाइक आ जाते हैं और सब हो जाता है, तो ये सब कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें। इस देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट कहूँ या जिनकी वजह से शायद ये टर्म इंडिया में आई, प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने जन स्वराज बनाई तो ऐसा उन्होंने भी कहा और ऐसा हमने सुना कि वो कांग्रेस के पास गए थे प्रस्ताव लेके कि हम साथ में मिलके कुछ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब वो वहाँ गए, उनका डिस्कशन जो भी हुआ, तो उनकी बात क्यों नहीं बन पाई? पहले मैं इस पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट उसके पहले भी थे। अच्छा। पर उनने एक अपना PR करा, ब्रांडिंग करी, तो वो एक चीज निकल के आई कि ऐसा कुछ होता भी है। कंसल्टेंट तो पहले शुरू से चले आ रहे हैं, राजा महाराजाओं के समय से सलाहकार रहे हैं यार। सलाहकार तो रहे हैं, तो फिर कैसी बात करो, बिना सलाहकार के तो कुछ नहीं चलता। तो सलाहकार तो पहले से थे, पर हाँ सलाहकार थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया, सलाहकारों ने अपना इमेज बना लिया। अच्छा, बस है। अब शायद पहले देश में कोई सलाहकार को जानता नहीं चाहिए। मैं भी आज आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं भी कंसल्टेंट हूँ, तो ठीक है। सेकेंड चीज आते हैं, जब इनके कांग्रेस में इनने अपना प्रेजेंटेशन करा तो वहां इनने एक बात रखी कि आप राहुल गांधी जी को कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए और सेकंड हैंड कमांड में रहूंगा और पूरी देश की पार्टी मुझे रिपोर्ट करेगी और मैं जो है आपको फिर कहूँगा। तो एक्चुअली वो कंट्रोल करना चाहते थे और कांग्रेस को कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता गांधी परिवार के अलावा। उन्होंने एक ये बात कही थी, इससे मुझे याद आया कि यूपी इलेक्शन में एक बार जब वो सलाहकार थे और कांग्रेस हारी थी, तो उन्होंने ये कहा था अपने एक पॉडकास्ट में कि मेरी गलती थी कि मैंने कांग्रेस को बहुत अलग तरीके से आंक लिया, वहाँ पे गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, मेरी चल नहीं पाई, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। नहीं, वो एक्चुअली में क्या था, वो जो उनका यूपी को ये 7 पसंद है, 2017 में ये यूपी को ये 7 पसंद है, जिसमें अखिलेश गांधी परिवार का कॉम्बिनेशन था। जो प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया, उसमें इनके आरोप भी लगे कि इनने डाटा इधर उधर करा। डाटा सच में हुआ था, अब वो कितना हुआ था नहीं पता। उस समय के जो कांग्रेस में नेता थे उन सबों को ये हुआ, फिर इनने इनकी रिपोर्ट करी, तो ये 3-4 साल तो इनके कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद थे। अच्छा, ये किसी को नहीं पता। 2017 के बाद कम से कम 4 साल के लिए कांग्रेस में दरवाजे बंद थे। वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लेके गए, वो अपने उस पर लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कैसे भी करके गवर्नमेंट बना के लाऊंगा। उनके पर्सनल टर्म्स, वो तो पर्सनल टर्म्स पे सब सेटअप था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो यूपी को ये 7 पसंद है, वो फेल होगा, तो उन्होंने फेल होने से पहले ही बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा। देखो कंसल्टेंट का एक और नियम होना चाहिए, अगर आपका या आपकी पार्टी या आपका कैंडिडेट जो भी, अगर वो हो रहा तो आप अपने पर जिम्मेदारी लीजिए, किसी पे डालिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है कि आप उतनी अच्छी सलाह क्यों नहीं, फिर आप किस काम के सलाहकार जब आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो अपने आदमी को कि साहब आप ऐसा नहीं ऐसा करो। पर वो ऐसा कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी 7 में से 1 हार थी, 8 में से 1, जो भी वो कहते हैं, बट उसका कारण बताते हैं वो कांग्रेस में मैंने अपने आप को बहुत ऊपर समझ लिया था। वो PR का खेल है, वैसा कुछ नहीं है। और एक्चुअली में क्या होता है ना, इंसान का एक समय भी होता है कि मैं हमेशा उसी घोड़े पे बैठा जो रेस में जीतने वाला था। हाँ, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन था।
बाकी ऐसा नहीं। आज भी बड़ी बड़ी इनका तो क्या है, सिंडिकेट है। अच्छा, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनमें सब में प्रशांत किशोर जी के आदमी हैं, ये कहीं जाने ही नहीं देते। वो बड़े तो सारी पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं फिर। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा, ये भी एक सिंडिकेट चल रहा है। अच्छा, जितनी भी ये जो तमाम कंपनीज हैं, शो टाइम्स हो गई, ईटीजी हो गई, डिजाइन बॉक्स हो गई, बहुत सारी, इन सब में पीके के लोग एडजस्ट हैं। लेकिन अगर पीके राहुल गांधी से मिलके जो मीटिंग उनकी हुई थी और उनसे अगर गठबंधन बना लेते या कुछ कुछ उनकी बात बन जाती तो बिहार चुनाव में, बिहार चुनाव के समय जब ये जन स्वराज बनाने से पहले जो मीटिंग हुई थी, जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से डील कर लेते और कांग्रेस से जुड़ जाते तो क्या कांग्रेस के आने वाले समय में जीतने के चांसेस बढ़ जाते? कांग्रेस के नेता कभी उनको स्वीकार नहीं करेंगे, बस बात खत्म। हमने देखा अभी मध्य प्रदेश में करणी सेना ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था हरदा में, और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर वो राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं तो क्या वो सच में 2028 के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वो वोट काटने का काम करेंगे बीजेपी और कांग्रेस का? आपको याद है 2018 में एक पार्टी आई थी त्रिवेदी जी की, सपाक्स, जो सबसे बड़ा मूवमेंट, आज तक उसको कोई लाइमलाइट में लाता नहीं है। सबसे एक कांग्रेस का गवर्नमेंट बनने का एक कारण सपाक्स भी थी। अच्छा। हालांकि उनको वोट नहीं मिले, पर उनने वोट स्विचिंग कराई। सवर्ण का वोट जो माइके लाल के नारे पे हुआ, जो स्विच हुआ ना, जो बीजेपी से हटकर कांग्रेस में गया, उसमें सपाक्स का बहुत बड़ा रोल था। करणी सेना को मैं यही सलाह दूंगा कि वो जो राजनीतिक दल, जो उनका एक एक्चुअली में संगठन उनका मजबूत है, धन बल से मजबूत है, वो कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। अगर वो सही तरीके से अपना राजनीतिक दल बना के मंदसौर, नीमच, रतलाम और थोड़ा बहुत उज्जैन, यहाँ पे वो काम करते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वो सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। बस थोड़ा सा शांत रह के, उग्र होके नहीं। और आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, सवर्ण होने के नाते अगर वो पार्टी बनती है और अगर उनको लगता है, तो आशीष दुबे और मेरी द पॉलिटिकल लैब की पूरी टीम बिना 1 रुपए लिए करणी सेना की नई राजनीतिक दल का काम करेगी। जीवन सिंह शेरपुर, जो कि करणी सेना के, वैसे तो 4 संगठन है बट एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर आपको कैसा लगता है? लास्ट इलेक्शन में वो बहुत मतलब कम वोटों से हारे थे। आगामी विधायक हैं। अच्छा। पर हाँ, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें सुधारने की जरूरत होती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हर राजनीतिक संगठन में भी कुछ ना कुछ कमी होती है। कमी क्या है मैं बता रहा हूँ ना। क्या होता है, आपको लगता है कि मैं अपने समाज के बदौलत चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप अन्य जातियों को नहीं साधोगे, जैसे आप, ठीक है, सवर्ण आपके साथ है, आप पंडित को भी साधो, आप ओबीसी की जितनी जातियां हैं आप उनको साधो, आपको लग रहा है आप आदिवासियों को साधो, आपको साध के चलोगे तो सब होगा। क्योंकि एक्चुअली में ना, आप जैस वाली राजनीति नहीं कर सकते हो, आप गोडवाना वाली राजनीति नहीं कर सकते। वो राजनीति करते हैं उनके ही बाहुल्य एरिया में, इसलिए वो सक्सेस हो जाते हैं। ये दोनों के, मतलब आजाद समाज पार्टी के साथ भी यही प्रॉब्लम आएगा। बट उनकी स्ट्रैटेजी भी तो गलत नहीं ना। जैसे मैं जितना समझता हूँ, अगर आप किसी एक क्षेत्र को अगर पकड़ के काम करते हैं और वहां आप अगर पकड़ मजबूत कर लेते हैं, फिर आप उसको एक्सपैंड करते हैं मध्य प्रदेश में, इंडिया में, तो वो भी तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। नहीं, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, पर वो क्या है, उनका उग्रपना है ना। टोल टैक्स तोड़ देना, करणी सेना के नाम पे गाड़ी क्यों नहीं निकलेगी? अरे यार, इतनी बड़ी गाड़ी दे दो, पैसा क्या जाता है? अगर पर उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, जो दूसरी जनता है ना, उनको लगता है यार, इनको हम अगर तीसरे दल में उभारेंगे तो यार ये तो यूपी बिहार बन जाएगा। हाँ, ये भी सही बात है। यही सही बात है कि आदमी जब अभी ये आतंक है, तो मैंने, अब ये मैं जीवन सिंह जी को, अगर कभी मेरी मुलाकात होगी, आज तक तो कभी हमारा हुआ नहीं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को बोलो भाई, और हाथ जोड़ के कि सब बढ़िया, आप जाने तो क्या, कुछ नहीं होता भाई। आप जब रोड पे निकले हो तो यार 1000-2000 का टोल टैक्स देने में कुछ नहीं जाता। कोई कुछ अगर आपको बोले, जब तक कुछ इतना बड़ा आंदोलन जब आप करिए जब कोई बड़ी घटना हो, जैसे हरदा वाला मुझे समझ में आता है, ठीक है, हरदा वाले केस में भी ये तो व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत मामले को आपने उठा के करणी सेना का मामला बना दिया। ये भी गलती थी ना भाई, उनका तो पर्सनल था, वो हीरे का जो भी था XYZ, उसमें कोई ऐसा था नहीं, आपने उसको जबरन बनाया। ऐसी गलतियां ही फिर पार्टी को एक समय के बाद खत्म कर देती हैं। इसलिए इस सब का मजा सिर्फ 2 पार्टी लेती हैं, फिर बीजेपी और कांग्रेस।
क्योंकि ये दोनों ही नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा है। हाँ ऑब्वियसली, तो फिर उनकी राजनीति खतरे में खत्म हो जाएगी। एक चीज़ और, कांग्रेस एक समय पे बहुत ज़्यादा टाइम तक सत्ता में रही, लगभग 40, 45, 50 साल जो है नेशनल लेवल पर लीडरशिप रही और कई सारे राज्यों में उनकी सरकारें रही, लेकिन आज गिने चुने सरकारों मतलब गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसी क्या दिक्कत है कांग्रेस में कि कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही या फिर उतनी मजबूती से दिख नहीं पा रही है इलेक्शंस में? नहीं, गिने चुने में तो अभी 4 तारीख के रिजल्ट में तो 2 या 3 राज्य तो आराम से उनके बढ़ जाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक समय भी होता है, वो समय था, उनने राज कर लिया, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आया, ये सब आया। गलतियां कांग्रेस की चुनाव लड़ने में, चुनाव को वो बहुत लाइटली लड़ते हैं, सीरियस होकर कभी नहीं लड़ते कोई भी चुनाव। पहली चीज, फिर बाद में भले आप बोलोगे साहब ऐसा है वैसा है फलाना, बहुत लाइटली चुनाव लड़ते हैं। हाँ हो रहा है, ठीक है, कर लेंगे। हर इलेक्शन के पहले कहा जाता है 6 महीने पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, कभी हुए? कल नॉमिनेशन है, आज डिक्लेयर हो रहा है। बिहार में तो सीट ही नहीं हो रही थी, आप ताज में जाओ, 7वें फ्लोर से टिकट ले लो, चले जाओ। क्या करा आपने? एक्चुअली में क्या है, जो ये प्रभारी बनते हैं ना, ये प्रभारियों की वर्किंग अच्छी नहीं होती है। कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं ये बता दूं, ये जाते हैं अपना ऐशोआराम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भाई आप बीजेपी के प्रभारी को देखो, 16-16 घंटे काम करता है, सच में काम करता है। अगर वो होटल के कमरे में भी बैठ के काम कर रहा है तो सिर्फ वो चुनाव का ही काम कर रहा है, ग्राउंड में भी काम कर रहा है तो वो चुनाव का ही काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रभारी बोलते हैं यार गवर्नमेंट बनेगा तो यहाँ काम धंधा का क्या है, अभी किसी से क्या मिल जाए, ऐसा प्रॉब्लम है। जब तक आप अपनी, जो प्रभारी का रोल बड़ा है, जो उसके नीचे के प्रभारी हैं उनका रोल बड़ा है, कैंडिडेट सिलेक्शंस का रोल बड़ा है, कैंपेनिंग का एक अपना रोल होता है, ये सब कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस सच में जनता भरोसे चुनाव लड़ती है। वही वो वनडे वाला सिस्टम है कि कल है, बोले आज इतने 4 पन्ने पढ़ लो कि 33 नंबर आ जाए, अपना हो जाएगा, बस। एक और चीज़ मैंने बहुत कॉमनली सुनी कांग्रेस के लोगों से जब मैं मिलता हूँ कि मैं मेरे उनसे जानना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस का कमबैक क्यों नहीं हो पा रहा, तो उनका सब ज़्यादातर लोगों का कलेक्टिव एक आंसर होता है, देखो जिस दिन जनता ऊब जाएगी उस दिन खुद परिवर्तन कर देगी। तो ये इस भरोसे बैठना कि जनता पलटेगी, वो तो वही वाली बात है ना कि मार साहब देख रहे हैं कि 5 बार फेल हो गया, तुम बोले एक बार पास कर देंगे, एक बार पास कर दो। ये है, सच बात है, बिल्कुल करेक्ट है। ये मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है अभी तो। अच्छा, राहुल गांधी जी के साथ क्या दिक्कत है? देश उनको नहीं समझ पा रहा है या फिर वो देश को नहीं समझ पा रहे हैं? वर्तमान स्थिति में तो देश के लोग उनको समझने लग गए हैं और आने वाले समय के लिए भारत जैसे देश के लिए उनको सत्ता में आना जरूरी है। क्योंकि अब अगर वो सत्ता में नहीं आए तो भारत कितना पिछड़ेगा जिसका आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए अब सत्ता में राहुल गांधी जैसे नेताओं को आना जरूरी है। लेकिन अगर मान के चलता हूँ कि बीजेपी कमबैक कर लेती है अगले इलेक्शन में लोकसभा के, नेक्स्ट पीएम कौन हो सकते हैं? भाजपा की ओर से अमित शाह भाई। लेकिन बीजेपी तो सरप्राइजिंग पार्टी, इतनी ऑब्वियस तो अरे यार, अगर पहले बात तो अगली बार गवर्नमेंट बनेगा नहीं, सत्ता परिवर्तन है। तो वैसे तो सत्ता परिवर्तन ही है, और अगर बाई चांस चेंज करने का भी आएगा तो अमित शाह जी। तो फिर योगी जी का तो अभी अगला चुनाव बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। यूपी का आपको लग रहा है कि यूपी अभी 1 साइडेड है, यूपी 1 साइडेड नहीं है। यूपी में बहुत टक्कर का चुनाव होगा इस बार। इसी से मेरे को एक चीज़ पूछना है, पिछले लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव ने सबको सरप्राइज कर दिया, पूरे इंडिया को, मतलब जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, वो फैजाबाद वाला और ये सब, सारी चीज़ें। तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी जो उनकी परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में थी 24 में, वही 29 में रहेगी, उससे बेहतर हो सकती है? देखो ये है, तो कभी इसका आकलन मत लगाओ, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको हरियाणा बताता हूँ। 5 MP जीते थे 10 में से। विधानसभा क्या हुआ, 6-8 महीने में हुए थे। वही सेम लोकसभा महाराष्ट्र में भी हुआ। इससे कभी आप आकलन मत लगाओ कि हम आधा यूपी कवर करा, मतलब 39 या जो भी है उनका, तो उससे हम 200 ले आएंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी उस पर काम करना शुरू कर चुकी है। बट एज ए लीडर अखिलेश यादव कैसे, मतलब अपने आप को कर पा रहे हैं, क्या उस जगह पे रख पा रहे हैं जहाँ पे उनके पिताजी थे या उससे पहले? देखिए वो तो नेताजी थे। नेताजी का कद तो कोई नहीं कर सकता, और उनका एक अलग ओहदा था, और वैसे नेता तो अब शायद ही आए। पर हाँ, वो कोशिश अच्छी कर रहे हैं। एक्चुअली में वो तो 2017 में अगर वो पारिवारिक विवाद नहीं करते तो इतना बड़ा वो नीचे जाते भी नहीं। वो पारिवारिक कलेश, आप पारिवारिक कलेश किसके सामने कर रहे हो? बीजेपी के सामने। जिसने भी पारिवारिक कलेश करा वो आज सब खत्म है। INLD देख लो,
उसमें भी पारिवारिक कलेश हुआ, खत्म हो गया। बीजेपी का तो एक मैंने ये चीज देखा, आप एनसीपी का देख लो, शिवसेना का देख लो, बीजेपी आप अगर आपके परिवार होके लड़े, नहीं, आपने अगर आपके पार्टी और आपके परिवार में फूट करा तो आप फिनिश हो। वही आम आदमी पार्टी के साथ भी अब होने वाला है। नस्ते नाबूद के देखिए, अभी पंजाब हार जाएंगे, वो पंजाब हारेंगे, गोवा गुजरात में इस बार उनका कुछ नहीं होना। ये 10 साल में नेशनल पार्टी बनी थी, इसके आधे में इनका नेशनल पार्टी का दर्जा हट जाएगा। आधे मतलब मैं कहता हूँ 5 साल के अंदर इनका नेशनल पार्टी का दर्जा हट जाएगा। खतरनाक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की यही तो बात है। अब इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी में ये लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, इस सब का कहना चाहिए कि जो बोझ है वो देश की जनता में पड़ता है। नेताओं का तो कुछ नहीं जाता, वो चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, नेताओं का कभी कुछ नहीं जाता, वो सत्ता में रहें या ना रहें। हमारे यहाँ के तो विपक्ष के नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, डिफेंडर में घूमते हैं। कैसे घूम रहे हैं आप बताओ ना, कैसे घूम रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, कैसे घूम रहे हैं? या तो वो कमलनाथ जी बनना चाह रहे हैं, आप तो नेता प्रतिपक्ष हो, आप कैसे आप हेलीकॉप्टर और डिफेंडर में घूम रहे हो? तो आप समझ जाओ कि नेताओं का कभी कुछ नहीं जाता। और मुझे ऐसा लगता है लोग इतना सरप्राइज होते हैं कि इन्होंने ये पार्टी स्विच कर ली, वो कर ली। एज अ मेच्योर पॉडकास्टर का हो या एज अ मेच्योर सिटीजन का हो, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स भी तो प्रोफेशन ही है ना। सही टाइम पे अगर आप जॉब स्विच नहीं करोगे तो आपको हाइक कैसे मिलेगी? वैसी वाली बात हो गई ना भाई, हर कोई अपने कैरियर में ग्रो करना चाहता है। एक्चुअली में क्या है कि अभी पिछले 1 दशक से राजनीति का जो नियम कह लें या जो धर्म है वो बदल चुका है। पहले राजनीतिक सेवा होती थी, अब ये बिजनेस हो गया है। एग्जैक्टली, प्रोफेशन भी नहीं, बिजनेस है, प्रॉफिट है। अगर मैंने इलेक्शन में 3 करोड़ लगाया ना, तो मुझे 3 कवर करने हैं, 3-4 और कवर करने और अगले के लिए 6 कवर करने। तो अब आप सोचो ना, वो अब उसके दिमाग में तो ये सब चल रहा है। इसी का फायदा कौन उठाती है? बीजेपी उठाती है। वो फिर ईडी आईटी ये सब लगा देती है। तो प्रॉब्लम ये है, ये अगर आप जब भी उस एक सेवा की चीज को जब बिजनेस बनाओगे, ये बाबा लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पे बिजनेस करते हैं ना। अभी आप में कहना नहीं चाहिए, अभी 2023 के चुनाव में अपने यहाँ के 2 बाबाओं का सबसे अच्छा बिजनेस चला। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा चला, मैं बोल दूंगा तो बहुत गालियां पड़ेंगी। और वो ऐसे लोगों के यहाँ रुके, सब कुछ करा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, उस समय हनुमान जी से इनका व्हाट्सएप कनेक्शन नहीं था कि बता देते कि तुम जीतोगे नहीं, कि तुम हार जाओगे, तुम्हारा टिकट कट जाएगा, कि तुम सीएम नहीं बनोगे, कि तुम 5000 से हारोगे। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज याद आई अभी, और खासकर उस क्षेत्र में बहुत सारे नए नए बाबा आ रहे हैं। तो ये सब क्या पॉलिटिकल पार्टीज ला रही है? क्या चक्कर है इनका? देखिए क्या होता है, जैसे ही देखो हर नेता सोचता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं एक धार्मिक चीज रहे जिसके थ्रू मैं जनता को कनेक्ट कर पाऊं या बलगरा सकूं, कुछ भी है। देखो ये तो प्रोफेशन, ये भी एक वो हो गया। किसी भी कथावाचक को बुलाओ, भीड़ करो, मंच पे जाओ। ये भी, अब ये कथा सुनाने वाले भी बिजनेस करने लग गए, कथा कराने वाले भी बिजनेस करने लग गए। हो रहा है, ये तो कोलैबोरेशन हो रहा है भाई, सीधी बात है। करने वाले भी वो बोले इतने लाख लगेंगे। अरे यार, आप धर्म की बात कर रहे हो, धर्म आप सिखाओ। वही वाली बात है कि भगवान ने कहा कि काम क्रोध मोह माया छोड़ो, और आप ना लहसुन प्याज छोड़ के घंटी बजाते हो। भगवान क्यों देगा आपको? छोड़ना, भगवान बोलता कुछ और है और आप छोड़ते कुछ और हो। वही वाली बात है। आज की तारीख में, आज के कलयुग में हर इंसान के अंदर रावण है। अपने बस ये 9 दिखते नहीं है रावण। ये नहीं बताएंगे, बस वहां आए 4-5 भजन गाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भजन करना, भजन करो, संकीर्तन करो, सब करो, पर उसको दिल में उतारो। दशहरा कोई एंटरटेनमेंट चीज नहीं है। दशहरा ये दिखाया जाता है कि आपको अपने अंदर का रावण मारना है। बिल्कुल, आपको अपने अंदर की जो चीजें, आपका अंदर का जो सिस्टम है, आप उसको ठीक करो, ना कि ये कोई कथावाचक बोलता है, नहीं बोलता। वो तो क्रिटी रटाई कहानी हो गई। कृष्ण जी ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। अभी उनसे भी अगर ज्यादा इंडेप पूछ लो तो वो भी नहीं बता पाएंगे। वो भी रट्टा मार के आ गए। उन 5-7 गायकों को लिया और अपना दुकान चालू। और वो अभी तो बाबा ही चल रहे हैं। अभी को अजय पाल, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था अभी। वो भी अब उनको भी शक्ति आ गई। कैसे? अरे आप बताओ यार, कैसे आज की तारीख में इतने बड़े विज्ञान जगत में कैसे बीमारी सही हो जाएगी फूक फाक से? प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा था कि यार आपको प्रॉब्लम है, अस्पताल जाओ ना, मेरे पास आने से क्या होगा? तो इट्स लॉजिकल ना। अगर मेरे को यहाँ स्टोन है तो बाबा का वो स्टोन वहीं के वहीं तोड़ के क्या कर लेंगे? वो तो एक प्रोसेस होता है स्टोन का,
किसी को स्लिप डिस्क या किसी को घुटने का प्रॉब्लम है तो वो क्या कर लेगा फिर। अच्छा तो फिर एक काम करो, ये सारे एम्स बंद करो, ये बाबाओं को लाओ। तो क्यों इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मंत्र मारेंगे और सब ठीक हो जाएगा। यार मैं तो बोलता हूँ तो इनको तो ऐसा मंत्र मार देना चाहिए कि आने वाले 20 साल कोई बीमारी ना हो। सही बात है, इतना अगर उनका कनेक्शन है तो पहले ही बता दो ना चीजें। पहले ही बता दो। कोरोना क्यों नहीं बता पाए फिर? कोरोना, अरे तो ये कोरोना तो छोड़ो, आप तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं आप ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते। इस दुनिया में ये भी अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो सब प्री डिसाइडेड है। Exactly. आज की तारीख में आप और मैं इस तरीके की बातें करेंगे, ये प्री डिसाइडेड है। कल इस समय तक अपना ये होगा दोनों को नहीं पता था। करेक्ट। आज अपन बैठे हैं, ये तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, जो किताबें हैं उनको पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वो पढ़ के उसको उतारो अपने अंदर, उनकी चीजें पढ़ो। महाभारत से अच्छा कुछ नहीं है, उसका एक एक कैरेक्टर आप देखो, कर्ण को देखो कि उसने क्या करा, दुर्योधन को देखो उसने क्या करा, अर्जुन को देखो क्या करा। अर्जुन से सीखो कि यार रिश्तेदार सामने आए तो विनम्र हो गया, पर दुर्योधन से सीखो कि नहीं मुझे नहीं देना तो नहीं देना। कर्ण से सीखो कि यार नहीं यार दोस्त ने मुझे राजा बनाया, अब तो अच्छा हो बुरा हो तो सब कुछ होगा। तो ये सब पढ़ने की चीजें हैं, ना कि ये 2-3 घंटे 7 दिन में आप ये चीजें अपने अंदर नहीं उतार सकते। हाँ ठीक है, एक इंटरनेट आप कर लो, सब कर लो, वो बात ठीक है। बाकी मैं तो अभी भी यही बोलूंगा कि ये कोलैबोरेशन है भाई, धर्म और सत्ता का। दोनों की ऑडियंस सेम है, दोनों की ऑडियंस को ये सेम कर चुके हैं और ये सत्ता में काबिज होने के लिए करते हैं। अभी चुनाव नहीं है तो कुछ कथा हो रही है कि नहीं हो रही, आप बताओ। चुनाव नहीं है ना, कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, कहीं नहीं हो रहा। अब जैसे ही चुनाव आएंगे तो सारे जितने यहाँ के हैं सब एक्टिव हो जाएंगे। इसी से मेरे को एक चीज पूछनी है कि चुनाव में जातीय समीकरण कितने जरूरी होते हैं? मोर देन 70% जाति का फर्क पड़ता है, क्योंकि अब जातिवाद बीच में थोड़ा कम था और बढ़ गया और अभी बढ़ेगा। जातिवाद अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो यूजीसी और ये तमाम बिल, तमाम आरक्षण और ये सब है, जातिवाद तो अभी चरम पे। मध्य प्रदेश भी बिहार जैसा धीरे धीरे हो रहा है, तो जाति का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगा ना, जो इंसान बदल नहीं सकता ना जिस चीज़ों का, उसी का ज़्यादा इफेक्ट है। जाति आप नहीं बदल सकते, धर्म नहीं बदल सकते, आप अपना स्थान नहीं बदल सकते जहाँ पैदा हुए। तो ये इन सब का इफेक्ट पॉलिटिक्स में है। ये सब तो जैसे अपन आप जैसे कहो ना कि मैं अभी किसी असेंबली में जाऊंगा तो बोले क्या है, हेलीकॉप्टर मतलब वो पैराशूट लैंडिंग्स है, ये सब है। तो इन सब का इफेक्ट पड़ता है कि आप क्या, आपकी जन्मस्थली, आपकी कार्यस्थली, आपका जाति, ये सब पॉलिटिक्स में मायने रखती है। तो भाई बहुत सारी राजनीतिक बातें हो गई है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस कन्वर्सेशन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी सारी बातें बेबाक तरीके से रखने के लिए। इस पूरे पॉडकास्ट का आपका जो एक्सपीरियंस है, आप इस कैमरे में देख के अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आपको ये बातें कैसी लगी, और अगर कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। नहीं, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और हुआ तो आने वाले समय में आप मुझे 1-2 बार और यहाँ पे देखेंगे। और इनके सवाल पूछने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, और ऐसे बुद्धिजीवी लोग कम हैं। आप लोग आइए, इनको सुनिए, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सो ये हमारा पॉडकास्ट था। अगर आप ऐसे ही और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाएँ। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।